दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित और आज हमारे साथ है स्वाति व्यास। स्वाति थिएटर की बहुत उम्दा आर्टिस्ट है और स्टेज जमा के करती है, एनएसडी पास आउट है और विदेशों में भी अपने जलवे बिखेर कर आ चुकी हैं और अब जोधपुर में रहती है और जोधपुर में भी बड़े नए नए आयाम स्थापित कर रही है। तो सबसे पहले स्वाति आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी। भाई स्टेज पे जाना आपका रोजमर्रा का, रोज आती है हम स्टेज पे? लगभग हाँ, यस। और बच्चों को सिखाती है? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना सबसे पहले यही पूछा जाए, स्वाति आप कहाँ की है, रहने वाली, पैदाइश कहाँ की है, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? एक्चुअली ना थिएटर वाले लोगों से ये पूछना बहुत इंटरेस्टिंग होता है जी। क्योंकि वो कुछ समय जब थिएटर करते हैं और अलग अलग किरदारों को जीना शुरू करते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रह जाते वैसे तो और सब जगह के होते हैं। और सब जगह के होते हैं। सो मेरे साथ भी वैसा ही है। मेरी पैदाइश है गुजरात एमपी बॉर्डर के एक बहुत छोटे से गांव की जी। फिर वहां से थोड़ी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, फिर और ज्यादा पढ़ाई के लिए मैं बड़ौदा आई। अच्छा। वहां से भी संतुष्टि नहीं हुई तो मैं उससे ज्यादा पढ़ाई के लिए दिल्ली गई। अरे वाह। फिर जब वहां से भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर बस इट्स ऑन एंड ऑन, जर्नी इज ऑन। तो संतुष्टि अभी है कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं है। अभी मुझे लग रहा है जोधपुर में और बहुत सारा काम करना है जोधपुर के लोगों के लिए, जोधपुर के थिएटर आर्टिस्ट के लिए, एक्टर्स के लिए। सो मुझे लगता है संतुष्टि नहीं होना ये एक अच्छी बात है। क्रिएटिवली प्यास हमेशा लगी रहनी चाहिए, बाकी रहनी चाहिए, बुझनी नहीं। तो श्रोताओं को क्यों ये बता दें कि आज हमारे साथ कंसोल पर है ओम लखारा, जो खुद थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो ओम जी, आपकी बातें भी चलेंगी, हमारी चलेंगी, स्वाति की भी चलेंगी। स्वाति, ये जब पढ़ाई लिखाई के दरमियान आप हमेशा जाती रहती थी दिल्ली, गुजरात, फिर न जाने कहाँ, तो क्या अकेली जाती या ट्रैवल अकेली करती? हाँ, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है एक उम्र तक तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसे हम एडल्ट होना या 17-18 वर्ष की उम्र कहते हैं। जब तक उसे सही गलत की समझ नहीं आती है, ट्रैवलिंग का सेंस नहीं होता है। उसके बाद से मेरी जर्नी, पिताजी का एक कहना था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने रास्ते चुनिए, मैं पीछे खड़ा हूँ। अरे वाह। शुरू कीजिए जर्नी। गुड। और अपने सही गलत के लिए खुद जिम्मेदार भी बनिए। तो फिर मैंने सोचा, अरे स्वाति, ये तो मौका मिला है, अब छोड़ना मत और पलट के भी मत देखना। मत चूके चौहान। बिल्कुल। मैंने तुरंत अपनी सारी ख्वाहिशें एक के बाद एक रखना शुरू की जी। और उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप में कैलिबर है, आप में सबसे बड़ी बात स्ट्रेंथ है। हाँ। अकेले कहीं जाना, रहना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, मुझे लगता है तो आप करो, आई एम देयर। और मैंने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा उस मौके को और ये जर्नी शुरू हो गई। जब पिताजी ने ये कहा कि मैदान खुला है, यस, घोड़े खोलिए और दौड़िए, तो ये नाटक की तरफ ही घोड़े क्यों दौड़ने लगे? क्या पहले कोई? नहीं, जब उन्होंने पहले घोड़े दौड़ाने को बोला तो एक्चुअली मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत सारी दिशाओं में घोड़े दौड़े। यानी मैं बेसिकली फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ और MCA परस्यू कर रही थी। गुड। और सपोज टू बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। अच्छा। साथ साथ में थिएटर बहुत तेजी से चल रहा था। तो जब घोड़े सब दिशाओं में दौड़ रहे थे तो ऐसा होता है कि कुछ घोड़े थक जाते हैं और जिस घोड़े को जीतना होता है वो दौड़ता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थिएटर वाला जो घोड़ा था ये ज्यादा मजबूत था, इसमें ज्यादा स्टेमिना था और ये ऐसा दौड़ा कि सीधा दिल्ली जाके ही रुका। तो दिशाएं बहुत सारी थी, लेकिन उसमें से जो रह गई या जो मैंने चुन ली, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो था थिएटर। गुड। अच्छा, जहाँ की आपकी पैदाइश है, हाँ। क्या वहाँ ये माहौल था थिएटर वाला या ड्रामा, नाटक वगैरह कुछ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस बारे में मेरे आसपास के लोग अक्सर लोगों को डराया भी करते हैं बोल बोल के। मैं जिस एरिया में पैदा हुई हूँ वो आदिवासी इलाका है। अच्छा। MP गुजरात बॉर्डर पे है। हाँ। और आज भी वहाँ कानवॉय लगती है, यानी कि आप अकेले नहीं जाएंगे। शाम के बाद आपको आगे पुलिस होगा, पीछे पुलिस होगा, तभी आप मेरे गांव में एंटर हो सकते हैं, है ना? एक बार चलना है। हाँ बिल्कुल। मुझसे जो लोग मिले हैं उनका यही कहना है कि ये कैसा है। हाँ। ऐसे एरिया से आपको कैसे मोटिवेशन मिला? हाँ, सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेचर के बहुत क्लोज है वो जगह। सो एक आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन बहुत मिलती रहती है, हमेशा कुदरत से ही आती है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो इंस्पिरेशन वहां से मिली है। काम फिर बड़ौदा के शुरू हुआ बेसिकली गुजरात में। तो पहला ऐसा एक्ट कहाँ किया, स्कूल में या किसी के कहने से, या किसने देखा कि स्वाति तुम्हें इधर जाना चाहिए? स्वाति इधर जाना चाहिए ऐसा जब स्कूल में होते हैं ना, हाँ, छोटे बाल समय होती थी पहले। मैं बताऊं, जैसे ये होली का त्योहार आता है ना, हाँ। तो हमारा जो गांव है वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली होली के टाइम एक ऐसा छोटा सा सम्मेलन होता है। अच्छा। जिसमें आप एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। हाँ। अब ये सो कॉल्ड कपिल शर्मा शो या स्टैंड अप कॉमेडी का ऑफिशियल वर्जन आया है। हाँ। बट होली के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि लोगों को बहुत हंसना चाहिए। हाँ। तो एक ऐसा सम्मेलन होता था जिसमें सब एक दूसरे के लिए उनकी मिमिक्री करते थे, उनकी कॉपी करते थे। हाँ। कि पास वाले चाचा जी कैसे बोलते हैं, मेरी दादी कैसे बोलती है। तो हम भी उसमें हिस्सा लेते थे।
उस सम्मेलन में कि हम भी छोटा छोटा कुछ एक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। सबके सामने करना होता था? हाँ, सब मोहल्ले वाले, शहर वाले सब बैठते थे रात में होली होली खेल के थकने के बाद, और फिर कोई गाना सुना रहा है, किसी को कुछ बजाना आता है इंस्ट्रूमेंट तो बजा, और हम वहां से एक्टिंग छोटी छोटी कॉपी करना, किसी की मिमिक्री करना। तो ये कीड़ा वहां से शुरू हुआ। तो स्वाति, मुझे वो मिमिक्री चाहिए अभी। देखो, दादी वाली या चाचा वाली या किसी की तो नकल की होगी ना? आप शॉक्ड होंगे कि उस समय ना ये चाणक्य जो है, जो ओरिजिनल सीरियल है सबसे पहला, मैं बहुत 9-10 साल की होंगी तब ये चाणक्य शुरू हुआ था। द्विवेदी साहब वाला, वो भी फैमिली फ्रेंड जैसे हैं, फूफाजी और द्विवेदी जी साथ में पढ़े हुए हैं। सो वो जैसे बोलते थे, उन्होंने जो चाणक्य के लिए अपना वॉइस टेक्सचर और क्वालिटी का सिलेक्शन किया, वो मुझे बहुत अपील करता था। और मैं ऐसे घर में अकेले घूमते घूमते उनके संवाद लेती रहती थी। तो अचानक पिताजी ने बोला, तुम वही बोलो कि चाणक्य कैसे बोलते हैं। तो मैं बस 1 या 2 लाइन ही, अभी तो मुझे बहुत याद नहीं आ रही है। 2 लाइन। ऊपर मेरे, छोटी थी मैं बहुत, तो मुझे बहुत अपील करता था, अरे ये ऐसे कैसे इंसान हो सकता है। मतलब कहीं न कहीं संवेदनाएं तब रहती है, भाई कला के प्रति अगर कोई आकर्षित होता है तो इसका मतलब उसमें इनबिल्ट कुछ है, ऐसा ही है, कह सकते हैं। हाँ, तो वहां से फिर सफर ये शुरू हुआ पढ़ाई के लिए। वो सोचने पे मजबूर करते थे उनका एक संवाद। बात में मतलब जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनका कहने का तरीका, सो कहीं ना कहीं उसकी गहरी छाप थी मेरे ऊपर। मेरे, छोटी थी मैं बहुत, सो मुझे बहुत अपील करता था, अरे ये ऐसे कैसे इंसान हो सकता है। मतलब कहीं न कहीं संवेदनाएं तब रहती है, भाई कला के प्रति अगर कोई आकर्षित होता है तो इसका मतलब उसमें इनबिल्ट कुछ है, ऐसा ही है, कह सकते हैं। हाँ, तो वहां से फिर सफर ये शुरू हुआ। पढ़ाई के लिए दिल्ली आई, एनएसडी के लिए ही सीधे दिल्ली आ गए? एनएसडी के लिए आई। मेरी पढ़ाई बड़ौदा में चल रही थी जी। मैं साइंस भी पढ़ रही थी और थिएटर भी कर रही थी, एमसीए चल रहा था मेरा जी। और फिर वहां कहीं ना कहीं कश्मकश में ये निर्णय आया कि नहीं, थिएटर अब ज्यादा दिमाग पे हावी हो रहा है, दिलो दिमाग पे। मैं उसमें बहुत ज्यादा समय देने लगी थी, और हमारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वर्कशॉप आई थी बड़ौदा में। अच्छा। मतलब एनएसडी के एक्सपर्ट्स वो वर्कशॉप लेने आए थे। अच्छा। तो उनका काम, उनका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जाते जाते कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे कान में एक बात डाल दी, अरे तुम इतनी मेहनत यहाँ कर रही हो, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर एनएसडी। और मुझे ऐसा लगा, एनएसडी? बस वो दिन था कि खटका होता है ना, व्हाट इज दिस, स्विच ऑन हो गया। सो मुझे लगा ठीक है, और बस वहां से वो सफर शुरू हुआ। 1-2 साल और मेहनत की, बहुत सारे नाटक किए। उससे पहले बड़ौदा में कुछ किया था थिएटर? हाँ, काफी सारा। मैं बड़ौदा में परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में डिग्री कर रही थी ड्रामेटिक्स की। अरे वाह। सो मैं कह रही हूँ ना, वो घोड़े जब दौड़े तो बहुत सारी दिशाओं में मैंने दौड़ा दिए मौका पाते। सो मैं एमसीए भी कर रही थी, मैं ड्रामा में डिग्री भी कर रही थी, और बहुत सारी चीजें कर रही थी। तो डिग्री में मेरा जब 2nd ईयर पूरा हुआ, फॉर्चुनेटली जब हम डिपार्टमेंट में ही होते हैं तो आपको बहुत सारे नाटक, 1 एक्ट से लेके फुल लेंथ प्ले तक, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्टर्स, बहुत सारे, महेश चंपकलाल जी जो बहुत फेमस नाम है इंडिया में, यूनिवर्सिटीज में थिएटर के लिए गुरु माने जाते हैं, उनसे लेके भानु जी, बहुत सारे, भानु प्रसाद उपाध्याय, और इतने सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और उस अनुभव की वजह से कहीं न कहीं सीधा एनएसडी का द्वार खुल गया। बड़ा टफ, ऐसा थिएटर वाले मानते कि बड़ा ही टफ है, सिलेक्शन वहां होना बड़ा आसान नहीं होता है। उससे पहले बहुत सारे नाटक किए थे। ये अभी आपने जो जिक्र किया है, 1 एक्ट प्ले है जिसमें छोटे छोटे स्किट्स हैं, या इनमें कोई फर्क होता है या एक ही थैली के सब अलग अलग पार्ट है? आप सारे 1 एक्ट प्ले की बात कर रहे हैं? 1 एक्ट या फुल लेंथ? नहीं, बहुत फर्क होता है एक्चुअली, बहुत फर्क होता है। बिकॉज सबसे पहले तो कला की बात करें तो पर्पस, मोटिवेशन क्या है जी, किसके लिए किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात वहीं पे क्लैरिटी दे देती है कि आपकी सेट ऑफ ऑडियंस कौन है। जैसे हम नुक्कड़ करते हैं, वो अवेयरनेस के लिए होते हैं। उसमें आप कुछ एक सेट ऑफ पीपल जो गांव के होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, तो हमारी ऑडियंस के हिसाब से हम हमारी लैंग्वेज, उसका फ्लेवर तय करते हैं। राइट। कहाँ के लिए नाटक है, कहाँ के लिए नाटक है, बहुत गांव के लोगों के लिए, तो वैसी भाषा एक्टर्स को आए तो अच्छी बात है जी। जैसे अभी हमने जीरा को लेके, जीरा जो हमारे यहाँ होता है बाड़मेर तरफ, तो वहां का एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसके लिए गांवों में जाके हमारे एक्टर्स ने अवेयरनेस के लिए, कि वो बरसों से खेती तो कर रहे हैं राजस्थान वाले, लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं है,
कौन सा सही समय है बुआई के लिए, अच्छा, कौन सा सही समय है उसको प्रोटेक्शन के लिए, दवाइयाँ कौन सी ठीक है जी, कौन सी दवाई वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फॉरेन में वो नहीं जा पाएगी प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसी बहुत सारे मसले हैं जो हमें भी नहीं पता थे। जी जी। तो फिर हमारे एक्टर्स ने वहाँ की ठेठ भाषा सीख के उस सारे मटेरियल को उस भाषा में कन्वर्ट करके जी, और हमने काफी सारे शोज बाड़मेर और उसके आसपास के एरिया में किए। बहुत मजा आता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर जुड़ने का मौका मिलता है। कभी कभी हम स्कूल के बच्चों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, सो देन अगेन द लैंग्वेज इज डिफरेंट, थीम इज डिफरेंट। तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कौन सा देश है, कौन सा वेश है, कौन से लोग हैं उस पे। देश काल तो बहुत इसमें लगता ही रहता है। अच्छा स्वाति, इन सब चीजों में क्या ये जरूरी है कि ड्रामा आर्टिस्ट को संगीत की समझ हो? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है ड्रामा आर्टिस्ट को म्यूजिक की सेंस होना, जैसे रेडियो की मैं बात करूं, मैं बचपन से, हमारे यहाँ मेरी भुआएं थी, हमारे घर में टीवी नहीं था जब मैं पैदा हुई। स्वाभाविक है, उस समय टीवी नहीं हुआ करते थे। तो एक काला ट्रांजिस्टर आता था। मुझे आज भी ध्यान है, हमसे बड़ी हमारी भुआएं थी, हम शाम का खाना खाएंगे और वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और वो पुरानी वो साउंड, वो जो मतलब एक ऐसा लगता था कि वो हमारे खून में बसी हुई है। जब तक वो नहीं सुन रहे हैं, सूर्यास्त नहीं होगा। तो तब से लेके आज तक भी आप मेरे घर में आएंगे तो मैं सुबह उठती हूँ, मेरा रेडियो ऑन होता है और फिर मेरी दौड़ शुरू होती है। मेरे सारे घर के काम रेडियो के साथ चल रहे होते हैं। क्या बात है स्वाति, बड़ा अच्छा लगता है रेडियो का जब कोई इस तरह से जिक्र करता है। हम कल ही बात करते हैं, मैं, ओम और मनीष के, भरी दोपहर, अब जो हवा बदल रही है ना, तो उसने कहा कि परसों दोपहर की ऐसी घड़ी थी कि थोड़ी गर्मी थी और दूर से कोई कभी कभार एक कुत्ते की भौंकने की आवाज और कभी तेजी से कोई साइकिल वाला निकल जाए और सुनार की खटखट और उसके बीच में एक पुराना गाना चल रहा था जो हवाओं के साथ आ रहा था। और ये जो मौसम है पतझड़ हम जिसे बोलते हैं ना, इसमें एक बहुत अच्छी सी उदासी होती है, तो उससे जुड़ता हुआ कुछ गाना है अच्छा सा। तो ओम जी, कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा।
जी, गाना बिल्कुल ऐसा ही होता है, कभी कभी इंटरवल ऐसे ही होता है, गाना बीच में अचानक रुक जाए और घड़ी कहते हैं कि अब और ढेर सारी बातें अभी बाकी है, तो वो पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, तुलसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। जी, तो यहाँ से स्वाति NSD वाले दौर पे लौट आए। जरूर। सिलेक्शन टफ होता है वाकई? हाँ, टफ होता है। मतलब यदि आप एक दिन अचानक उठते हैं, अपने आप को कांच में देखते हैं और आपको लगता है आप गज सिंह जी की तरह दिखते हैं महाराजा गज सिंह जी की तरह, और सिर्फ इसीलिए आपको अभिनेता बन जाना चाहिए जी, तो सिलेक्शन बहुत टफ होता है। हाँ, राइट, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। सो मुझे लगता है, मैं अभी मेरे जोधपुर के भी जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, उसमें ये 2 कैटेगरी है, बहुत ज्यादा फर्क है जिनमें। एक जो मेंटली प्रिपेयर हैं कि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे हार्डवर्क होगा, है ना, और दूसरे जिन्हें बस ऐसा विचार आया अचानक एक दिन, या उनकी मम्मी ने कह दिया कि अरे तू तो फोटो लागे, है ना, शाहरुख खान होना चाहिए। हाँ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तुझे टीवी पे आना चाहिए। सो ऐसे लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाती है जी, कहीं ना कहीं। तो स्वाति यही थोड़ी सी बात जो है मनोवैज्ञानिक बात यहीं से करें कि क्या जो ऐसे विचार लेकर आता है कि मुझे कल सुबह एक्टर बन जाना है, या जो आते हैं कि नहीं मुझे 0 से शुरू करना है, तो कैसा सिखाना, कैसा टफ होता है उनको? हाँ, सिखाना, देखिए एक्टिंग मुझे लगता है एक हमारे सोसाइटी में अभी तक वो मेंटालिटी नहीं है कि एक्टिंग भी एक ट्रेनिंग की चीज है जी, राइट। यही माना जाता है कि एक्टिंग तो आती है, उसको सिखाया क्या जाता है जी, कि मैं तो आपसे भी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, हमें और अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि तुम जब अभिनय करोगे मंच पे तो देखना हर वो आदमी जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं पता है, वो आपको आके सजेशन देके जाएगा जी। ये थोड़ा ऐसे हो जाता ना, ये थोड़ा, बिकॉज ये एक धारणा है कि कला मतलब सीखना नहीं है जी। आप देखिए सितार, आप देखिए गिटार, आप देखिए वोकल, कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए, बिना ट्रेनिंग के वो बहुत इनकम्प्लीट सा है। बिल्कुल। बाकी आर्ट फॉर्म्स में ये धारणाएं टूटी हैं जी, लेकिन एक्टिंग को लेके मुझे लगता है अभी भी बहुत डाइसी है मामला। काफी लोग यही समझते हैं कि बस आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं या आपकी बेस वॉइस है यदि गलती से तो आपको तुरंत अभिनेता बन जाना चाहिए, जबकि मुझे लगता है उन्हें आते ही ये पता चल जाता है कि नहीं, इसे सीखना पड़ेगा, वॉइस एंड स्पीच की ट्रेनिंग लेनी होगी। मेरे खूबसूरत हो जाने से मुझे मंच पे खड़ा हो जाना नहीं आता जी, प्रोफाइल मेंटेन करना नहीं आ जाता। सो मुझे लगता है वो भ्रम हम तोड़ते हैं बहुत प्यार से। कैसे तोड़ते बताओ ना एक बार। कि जैसे हमारे एक सीनियर डायरेक्टर हुआ करते थे, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, तो जैसे ही कोई वो डायलॉग देते उनको कि भाई ये डायलॉग तेरे से मुंह करके इधर आना, या डायलॉग बोल के इधर से निकल जाना। तो निकलते निकलते कई लोग केड़ो करियो, वो सीधा कहते हैं अटाड़ो, कचरा एकदम। पहला डायलॉग उनका ये होता है, कचरा कर दिया तूने। सही है, तेरे से अच्छा कोई गधा बोल लेता। बस वही होता है। पूरे ग्रुप को जब एज ए बैच बनाया जाता है तो उसमें हम ऐसे कुछ इम्प्रोवाइजेशन थ्रो करते हैं कि जिससे उसको ये रियलाइज हो जाए कि मैं यहाँ बैठ के जो सोच रहा था, एक्चुअली जब क्लास में आप मंच से बस 1-2 फीट की दूरी पे बैठे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे क्या है, यहाँ सोच रहा हूँ वहां हो ही जाएगा, लेकिन वो 2 फीट होते हैं ना, उसमें कम से कम 2 लाख कदम होते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी। और वो हम बच्चों को समय के साथ बताते हैं कि देखिए ये यहाँ से आना जितना छोटा डिस्टेंस ये लग रहा है उतना छोटा है नहीं। छोटे से इम्प्रोवाइजेशन देते हैं, वो अपने आप फंसते हैं, फंबल होते हैं, स्टैमर होते हैं, हाथ उनके हिल रहे होते हैं हवा में, यहाँ वहां घूम रहे होते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ जो मैं सोच रहा था वो शायद कुछ गलत था। बड़ी अच्छी बात है, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड भी है, और जितनी हार्ड होती है आदमी उतना निखर के बाहर आता है। yes. तो साथ ही इतने सारे सवाल है, मैं कहाँ से फिर से आपको लौटा के लाऊं। एनएसडी करने के बाद आप क्या सीधे इंडिया में शुरू हो गए थे नाटक करना, थिएटर या फिल्में मिलने लग गई, या क्या किया फिर आपने? हाँ, मुझे कुछ टेलीविजन के प्रोजेक्ट्स का भी प्रपोजल आया था तुरंत पास आउट होते, और एनएसडी के बाद एक रेपर्टरी कंपनी है एनएसडी का, इट्स अ प्रोफेशनल विंग जहाँ पे आप पेड आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। अच्छा। वहाँ मतलब मैं जब ग्रेजुएट हो रही थी उस समय मुझे एनएसडी के डायरेक्टर ने सीधा प्रपोजल दिया था। कौन थे डायरेक्टर तब? हमारे समय पे कीर्ति मैम थी एनएसडी के डायरेक्टर, लेकिन रेपर्टरी के डायरेक्टर थे सुरेश जी। उन्होंने आके सीधा मुझे बोला कि वेलकम टू रेपर्टरी।
बट मैंने बोला सर मैं रेपर्टरी नहीं आ रही हूँ. इट वॉज लाइक बहुत ही दबा हुआ से स्वर में. एंड ही वॉज लाइक अरे पूरे इंडिया में लोग वहां सिलेक्ट होने के लिए, बिकॉज वो पेड जॉब है, राइट. लेकिन पता नहीं मुझे ना एनएसडी सीखने के बाद सीखने की लालच और बढ़ गई. अच्छा. मतलब कुछ एनएसडी के बाद, मतलब डिग्री के बाद कुछ और. डिग्री के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था ये कुछ फॉर्म्स हैं जो एशियन हैं, ये कुछ टेक्निक से एक्टिंग की, वो मुझे और एक्सप्लोर करनी है. तो मैं उस लालच में थी कि नहीं मुझे अभी सीधा काम मिल रहा है, लेकिन मुझे अभी और बाहर जाना है और सीखना है. तो इस चक्कर में कुछ मेरे जो गुरुजन है उनसे बात हुई. अनुराधा मैम थी. अनुराधा जी बहुत फेमस हैं, एनएसडी की डायरेक्टर रह चुकी हैं. तो उन्होंने मुझे एक दिन कमरे में बुलाया. बोले मैं ये क्या सुन रही हूँ. मैंने बोला क्या मैम. तो बोले तुम्हें और सीखना है. मैंने बोला हाँ इच्छा है मेरी कि और बाहर के इंस्टीट्यूट में जाओ. तो बोले तुम्हें ये लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि यू आर रेडी टू टीच. अरे वाह. राइट. अब तुम्हें सीखना बंद करके सिखाना है, कमाना है और सीखना है. जी. मैं तुम्हें सिर्फ सही दिशा दे रही हूँ. मैं जानती हूँ कि एक बच्चे को यहाँ एनएसडी में एकदम पास आउट होते ही पता नहीं होता है कि उसके पास कितना कुछ आ गया है. और तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो. सो तब मेरा विजन अचानक बदला कि बजाय कि मैं अपने बूते पे और सीखने जाऊं, उन्होंने मुझे बोला नहीं आप सिखाने जाइए और सीखिए. तो मुझे मेरी लालच को एक दिशा मिल गई, सीखने की लालच को. और तुरंत मैंने उसके बाद TIE एक होता है, थिएटर इन एजुकेशन का विंग, वो ज्वाइन किया जो मेरा फेवरेट था, जिसमें हम स्कूल के टीचर्स, बच्चे, उसके साथ थिएटर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे थिएटर एजुकेशन को ज्यादा सरल सहज बना सकता है, उसमें कुछ महीने काम किया. और वहां से मुझे बाहर जाने की एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई एज ए इंस्ट्रक्टर पढ़ाने के लिए. जी. कहाँ गई आप? मैं सबसे पहले गई इंडोनेशिया में जकार्ता में. मेरा पहला पेड प्रोजेक्ट आफ्टर एनएसडी था, जिसमें मैं अच्छा खासा कमा रही थी और सीख रही थी. सो दैट वाज अ वेरी हैपनिंग मोमेंट फॉर द फैमिली. मैं 2005 में पास आउट हुई हूँ. मैं 2006 में इंडोनेशिया गई. जी. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक अलग तरह का ब्रेक लेना मैं चाह रहा हूँ. ठीक है. हाँ. स्वाति, यहाँ पे जो आप इंडोनेशिया गई, जकार्ता, तो वहाँ श्रोता को ये बता दें कि स्वाति अब जोधपुर में रहती है और इनके जो हब्बी हैं अरुण व्यास. तो ये जकार्ता जाने से पहले अरुण से मुलाकात हो गई थी या आने के बाद हुई? मुलाकात तो हो गई थी, बिकॉज अरुण सर और मैं हम दोनों ही सेम इंस्टीट्यूट से हैं. तो एक ही बैच में थे या अरुण नहीं, वो मेरे सीनियर हैं. वो मेरा 3rd ईयर थे और मैं फर्स्ट ईयर में थी. जी. कैसे हुई मुलाकात? मुलाकात तो वैसे ही हुई जैसे एक इंस्टीट्यूट में एक सीनियर और एक जूनियर की होती है. पहली मुलाकात तो बिल्कुल वैसे ही थी, बड़ी सीरियस वे में. हमारी रैगिंग नाम का एक क्रिएटिव रैगिंग, मैं उसे उस डायरेक्शन में नहीं ले जाऊंगी जो बैन है. एक बड़ी क्रिएटिव हेल्दी इंट्रोडक्शन वाली होती है. उस समय एक अचानक 6 फुट 2 इंच का इंसान है ना राजस्थान का, आके आपको बड़ी ही डरावनी आवाज में कुछ सवाल करता है और आपको लगता है बाप रे बाप ऐसे लोग हैं यहाँ पे. क्या पूछा? वही सब, कहाँ से हो, क्या है, एक होता है ना बड़ा एक. हाँ, एकदम ऐसे मुझे ऐसा लगा बाप रे ये क्या है, मतलब ये आर्टिस्ट है या कोई, ये क्या है. एक होता है ना फिल्मी विलन और जोधपुर की हाई पर्सनालिटी, जोधपुर का गज सिंह जी वाला रुबाब, और वो एक बोलते हैं ना एटीट्यूड. और तो मेरी नजर अलग से एक होता है ना रजिस्टर करती है कुछ चीजें. मुझे लगा यार बाकी लोग तो ठीक है, ये बंदा कौन है, मतलब अच्छा ये ऐसा क्यों है. एक होता है ना आपके दिमाग में सवाल खड़े होते हैं, सबसे हटके क्यों है. और बस मुझे लगता है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था जो बहुत ही कैजुअल था, जिसमें एक सीनियर जूनियर के नाते हमारी पहचान. अब जो बात आपने किसी को नहीं बताई वो पूछना चाह रहा हूँ मैं. वो वैसी बात कब हुई और क्यों हुई? वैसी बात एक्चुअली मैं बताऊं ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कि जब आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होते हैं ना, तो जिस परिवार के परिवेश से मैं आती हूँ और अरुण सर आते हैं, वहां यदि वैसी कोई फीलिंग आपके अंदर आती भी है ना, तो आप उसे रजिस्टर करने से डिनाई करते हैं. अच्छा. राइट. मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची हूँ, सर भी जोधपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं. सो हमारे अंदर यदि वैसे ही कोई विचार पैदा भी हुए कभी, जिस दौरान जब फर्स्ट ईयर में मैं थी और आप 3rd ईयर में थे और आप पास आउट होने वाले थे, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डिनायल था. अच्छा. कि नहीं, हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यदि ऐसी कोई घटना हो भी रही है तो ठीक है, दिल उस तरफ सोच रहा है, जा रहा है, लेकिन हम दोनों बहुत सीरियस थे हमारे काम के लिए कि नहीं, हम इस जगह पे आने के बाद वी कैन नॉट अलाउ आवर सेल्व्स टू लेट गो समथिंग.
अच्छा। आप सोचिए भानु सर कि 20,000 बच्चों में से एक बच्चा चुना जाता है। गुड। एक स्टेट में से एक स्टूडेंट होता है। जी बिल्कुल। और ऐसी सारी चीजें करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी होती है। हाँ हाँ। लेकिन एनएसडी में मैं दूसरी बार नहीं जा सकती। बिल्कुल। सो मुझे लगता है वो मूवमेंट्स रजिस्टर हो गए थे उनके पास आउट होने के पहले। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों ही बहुत सख्त है इस चीज के लिए कि नहीं, अभी काम करना है, प्रोफेशनली लर्न करना है। सो वो रजिस्टर होने के बावजूद भी बहुत इट वाज इन द एयर कि ठीक है, छोड़ देते हैं समय पे, अभी सीखने आए हैं तो सीखते हैं, बाद में सोचा जाएगा। सो कहीं ना कहीं हमारी मित्रता ने बहुत मदद की। गुड। कि आप मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे बहुत सीख रही थी, बहुत सारी चीजें। वो डिजाइनर हैं, डिजाइन एंड डायरेक्शन के पास आउट है, मैं एक्टिंग की स्टूडेंट थी जी। तो एक अच्छी हेल्दी शेयरिंग जी, वो एक बहुत ग्रेट बॉन्डिंग जी। अरुण के पास आउट होने के बाद भी ये जब आप पढ़ रही थी तब हाँ। तब भी पढ़ रही थी आप? मैं तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में थी, आप पास आउट हो गए, मेरे अभी 2 साल और बाकी थे जी। तो इसीलिए शायद वो कमिटमेंट था कि नहीं, मुझे तो अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है जी। लेकिन कनेक्टिविटी बनी रही। कनेक्टिविटी बनी रही। एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे जनरेशन के पास फोन्स नहीं थे। गुड। मैं मेरी सारी जनरेशन को बोलती हूँ कि इफ यू आर इन लव, इफ यू हैव सम फीलिंग्स फॉर समवन, फोन हटा के सोचना। वाह। ये फोन जो है इट इज मुझे लगता है ये बहुत मिसगाइड करता है, मिस इंटरप्रेट करता है रिलेशनशिप को, है ना। हमारी जनरेशन के पास फोन नहीं था, सो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जिसे पकाना कहते हैं ना, अच्छे से पकाना किसी चीज को दिलो दिमाग में। हाँ हाँ, तो हम बहुत दूर दूर थे और चीजें सिर्फ दिलो दिमाग में पकती थी, तो वो बहुत अच्छे से पकी हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगा स्वाति कि जो चीज हांडी और लकड़ी के चूल्हे में पकती है, हाँ बिल्कुल वैसे ही, वो इंडक्शन में नहीं आ सकती। नहीं बिल्कुल नहीं आती। इंडक्शन तो चालू करते कभी चू चू आवाज भी करता है। सो अग्री जी। अच्छा, उसके बाद अरुण ने बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। स्वाति, बहुत सी बातें मुझे लगता है बाकी रह जाएंगी। अब कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई है आपने? हाँ, है ना, बनाई है, बन रही है ना। हाँ। तो हालांकि ये मुझे सीधे इस पे आना अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बातें अरुण की चल रही थी, अरुण फिल्मों में काम कर रहे थे, बैक स्टेज कर रहे थे, कॉस्ट्यूम कर रहे थे। यस यस यस, है ना। यस। तो इसको ब्रीफ आप ऐसे ही कर दो। हाँ। अरुण जब वहाँ कॉस्ट्यूम कर रहे थे, हाँ, तो क्या आप भी उनके साथ थी? नहीं, मैं उस समय विदेश में ही थी जी। वो बॉम्बे में थे और उनका फिल्मों में, सीरियल्स में, थिएटर में काफी जगह इन्वॉल्वमेंट था और काम अच्छे से चल रहा था सारा, और मैं उस समय फॉरेन में सीख रही थी, सिखा रही थी। अच्छा स्वाति, मौका बड़ा था आपके पास, एनएसडी पास आउट, विदेशों में काम करना, अरुण के पास भी फिल्में थी तब, ये सब कुछ छोड़ के जोधपुर आके क्यों आ गए और कैसा लग रहा अभी? इसका है जोधपुर कुछ? हाँ, स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। जोधपुर क्यों आ गए ये तो एक लंबी कहानी है, मुझे लगता है। ये अपने अगले एपिसोड में प्रॉमिस करके जा रहे हो ना? ओके, हाँ, मतलब व्हाई नॉट, श्योर। यदि जोधपुर सुनना चाहता है
तो हमारे पास बातों के अलावा और है क्या, आप बताइए। बड़ी अच्छी चीज है, अनुभव है ना। हाँ, एक आर्टिस्ट के पास यही तो होता है कि वो अपनी बातें शेयर कर सके। जोधपुर में बहुत स्कोप है और उसी स्कोप के चलते हम लोगों ने अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो को एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पे हम एक्टिंग ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। और नॉट ओनली एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और बहुत सारे दूसरे विंग्स। एक पंक्ति ले, उसके बाद अगर ओम सर एलो करेंगे तो हम 5 मिनट और बढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम को यही विराम दे रहे हैं। रहे थे डॉक्टर महेंद्र पटवा, FM पेनेसिया। हाँ, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं बड़े अच्छे अभिनय की स्कूल है आपके और बड़े लंबे चौड़े बैचेस जाते हैं आपके। जोधपुर स्कोप तो आपको लगा है ना? हाँ। और ये अभी हमने सुना कि घर में ही आपने ऐसा कुछ थिएटर भी बना दिया है कि लोग शोज देखने घर में आ जाते हैं। हाँ, मतलब ये कैसे विचार आया? ये विचार ऐसे आया कि ये प्रथा महाराष्ट्र और गुजरात में तो बहुत है। मतलब घर में कि आपकी जो छत है जी, 2 घर की छत मिला दी जाए तो वो एक मिनी ऑडिटोरियम से कम नहीं होती है। अच्छा, है ना? या आपके घर का आंगन है, मानिए जोधपुर में तो फॉर्चुनेटली मैं जब घर देखती रहती हूँ तो बाहर खड़े रह के देखती रहती हूँ कि अरे यार, ये इन लोगों को पता नहीं इनके पास क्या है। और अरुण सर को ऐसा लगा कि मेरे पास मेरे घर की छत तो कम से कम है जी। सो उस छत पे मुझे एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम स्टूडियो, जो बोले आप, जो नाम दे दे, वो बनाना है, जिसमें जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे कम से कम उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, है ना, बैठ के देखें उनका काम, उसको अप्रूवल दें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि हर बार टाउन हॉल जैसी या एक बड़े ऑडिटोरियम जैसी जगह बुक करना, उसके एक्सपेंसेस और इतनी ऑडियंस बुलाना जी, 300 से 500 लोगों को इकट्ठा करना, है ना, वो हर बार संभव नहीं होता है। लेकिन अभिनेता तो तैयार है, हर 15 दिन महीने में उसे मंच पे जाना है। तो फिर हमने एक छोटा सा ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जिसमें लाइट्स हैं, एक छोटा सा मंच है और कम से कम 70 से 80 लोगों के बैठने की जगह है ना, जिसमें जो भी एक्टर्स सीखते हैं वो हर 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में हम शोकेस करते हैं और उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स और भी थिएटर लवर्स, राइटर्स, ये सब आके देखते हैं जी। अच्छा, ये मेरी समझ से जोधपुर ये पहला है ना? जी बिल्कुल। और कैसा रहा इसका रिस्पॉन्स? इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अभी तो मुझे लगता है बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है जी। लेकिन जितने लोगों को पता चल रहा है, दे आर सो हैप्पी कि बोले ये बहुत अच्छा है, बिकॉज हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमें भी ऑल द वे यहाँ से टाउन हॉल ट्रैवल एवरी टाइम करना, इतने बड़े ऑडिटोरियम में। दूसरा, बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट आप इतने छोटे स्पेस में एक्सप्लोर कर पाते हैं जी, जो टिपिकल प्ले टाइप प्ले की हर बार जरूरत नहीं होती। तो हमने यहाँ सबसे पहले जो कहानियां चुनी वो जोधपुर के ही राइटर हैं रघुनंदन त्रिवेदी जी, बिल्कुल, उनकी कहानियों का शो किया, है ना। और अब भी जो राइटर्स चुन रहे हैं, हमारी ऐसी कोशिश है कि सारे लेखक जोधपुर के हों। अच्छा, उन्हीं का आप प्ले करेंगे? ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कहानियों को, जैसे राठी जी जो हैं, उनकी एक कहानी अभी हमने 14 फेब को अगेन एक कॉमेडी फ्लेवर की, उसकी बीवी। सो हम चाह रहे हैं कि जोधपुर के ही राइटर्स को एक्सपोजर और ज्यादा मिले। सो इस तरीके से एक चेन बनाने की इच्छा है। स्वाति, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, बल्कि जो हमारी लिसनिंग है लाखों में होती है, तो इतने लाख लोग तक ये बात पहुंची है कि जोधपुर के किसी घर में थिएटर भी है और वहां शो देखा जा सकता है। एक और आपने बहुत हार्ड डिसीजन लिया है, जो यहाँ की परंपरा थी, रही होगी, लेकिन टिकट लेकर शो देखने की। यस, वो भी आपने शुरू की। यस। तो क्या घर में यही परंपरा के टिकट आप रखते हैं हर बार? यस। हम जो पहला शो रखते हैं वो अक्सर हम उनकी फैमिलीज के लिए रखते हैं, जिसके लिए हम टिकट नहीं लेते हैं। अच्छा। बट जब हमें लग जाता है कि यस, अब ये ऑडियंस के लिए रेडी है, तो हम टिकट रखते हैं। मैं आपको बताऊं भानु सर, टिकट का मूल्य ना बहुत मिनिमम है जी, 50 रुपए। ठीक है, इससे ज्यादा तो जोधपुर में ऐसे ही नए आने वाले व्यक्ति को घर में लिफाफा दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा। और ये टिकट का मूल्य 50 रुपए सिर्फ इसलिए रखा है कि वो अभिनेता जो मंच पे इतनी मेहनत कर रहा है जी, उसके लिए एक रिस्पेक्ट जनरेट हो। वो ऐसे ही कोई एरा गैरा आके ना घुस जाए, है क्या किया, जिसको समझ ना हो और मेरे एक्टर को डिमोटिवेट न करे। जब आदमी एक छोटा सा भी अमाउंट पे करके टिकट लेके अंदर आता है, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट 1 घंटा बैठता है, मंथन करता है कि मैंने जो 50 रुपए दिए तो मैंने क्या देखा, मैं देखने के लिए वर्थ था, है ना। सो एक आर्ट के लिए एक रिस्पेक्ट। दूसरा, आपको पता ही है, कलाकार हमेशा से निग्लेक्टेड रहे हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर पे बात करें तो कहीं न कहीं वो एक प्रथा शुरू करने का मन है कि मेरे एक्टर्स परफॉर्म करें तो उन्हें ये पता रहे कि वी विल बी पेड। सही बात है, हमें पैसा मिलेगा। उनका स्वाभिमान बना रहे, फैमिली को ट्रस्ट आता है कि मेरा बच्चा जो सीख रहा है उसमें आगे करियर है, उसमें पैसा है,
वो कोई एक अंधी गुफा नहीं है जहाँ क्या होगा पता नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो ये सोच थी, लेकिन सोच को बदलने में आपने और अरुण ने बड़ी मेहनत की है। कोशिश और है। ये जो टिकट लेकर शो देखने की परंपरा, मतलब आपके लेवल पे, आपके हिसाब से कहाँ ठीक जा रही है अभी रेस्पॉन्स? ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। अब लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यस, वो बोलते हैं कि आपका कोई ऑनलाइन है क्या, तो आप हमें बताइए। तो मुझे लगता है बुक माई शो या ऐसी किसी जगह पे आप जल्दी हमें देखेंगे कि हम हमारे टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर दें, और बढ़ेगी धीरे धीरे। मुझे लगता है जब आप बीज बो रहे होते हैं ना, तो बड़ी मजे की बात है कि पेड़ की चिंता नहीं करते हैं जी। तो हम तो बीज बोने में लगे हुए। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये एक बहुत खूबसूरत बिखेर दिए हैं। छोटे छोटे पौधे निकल आए, अभी निकल आए हैं, फल अब लगने लगेंगे। तो नेक्स्ट शो में ओम जी आप चलेंगे और मैं भी चलूंगा, और स्वाति के बहुत अच्छा सा शो हम देखने वाले हैं जरूर। स्वाति, इतनी बातें हैं कि अभी भी जी भरा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, प्यास हमने कहा था शुरुआत में, प्यास बनी रहे। यस, तो बहुत जल्दी एक अगली मुलाकात अपनी और होगी। ठीक है। तो फिलहाल स्वाति, आप हमारे शो में आई, बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर।